गुड इवनिंग बेटा। हम क्लास 12th का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हमारे पास जो टॉपिक है वो सबसे पहला है हिप्पोक्रेट, या फिर हिप्पोक्रेट ने हेल्थ की डेफिनेशन क्या दी थी। देखो, हेल्थ को डिफाइन अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अपने ही मेथड से किया हुआ है। हिप्पोक्रेट जी ने कहा था कि हेल्थ हमारी बॉडी की या हमारे माइंड की वो स्टेट होती है, वो स्टेट है जहाँ पे बॉडी में ह्यूमर्स का बैलेंस होता है। ह्यूमर्स क्या होता है? फ्लूइड। कहते हैं कि अगर हमारी बॉडी के फ्लूइड का बैलेंस है तो हम हेल्दी हैं, अगर बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस नहीं है तो हेल्दी नहीं है। ये हिप्पोक्रेट जी कहते थे, और इनको हमारे इंडियन आयुर्वेदा ने सपोर्ट भी किया था इसकी डेफिनेशन के लिए कि हाँ यही हेल्थ हो सकती है। तो फिर अगर आपसे कोई पूछ ले ह्यूमर क्या होता है तो हम कैसे बताएंगे? व्हाट इज़ ह्यूमर? स्टेट ऑफ बॉडी विद नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। मतलब कि बॉडी की वो स्टेट जिसमें हमारा बॉडी का फ्लूइड नॉर्मल फंक्शनिंग करता है। तो फ्लूइड हमारी बॉडी में नॉर्मली 4 तरह का हो सकता है, जैसे ब्लड भी एक फ्लूइड है, फ्लेम भी एक फ्लूइड है, येलो बाइल भी एक फ्लूइड है, और ब्लैक बाइल भी एक फ्लूइड है। ये ऐसा कुछ उस समय माना जाता था कि हमारी या फिर ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में ये 4 तरह का फ्लूइड पाया जाता है, और इनमें से किसी भी फ्लूइड में इम्बैलेंस हो जाए तो आदमी को कोई डिसऑर्डर या डिजीज़ हो सकती है। तो ये भी माना जाता था कि अगर किसी आदमी की बॉडी में ब्लैक बाइल नाम का फ्लूइड ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो या सेक्रीट हो तो उस आदमी की जो पर्सनैलिटी है वो हॉट, या फिर नॉर्मल सी लैंग्वेज बोल सकते कि उस आदमी को बुखार है। माना जाता था कि अगर किसी आदमी को बुखार होता है तो उसकी बॉडी में ब्लैक बाइल नाम का फ्लूइड ज़्यादा बन रहा है। जिसकी बॉडी में ब्लैक बाइल नाम का फ्लूइड ज़्यादा बनता है उस आदमी को बुखार है, ये माना जाता था। अगर आपसे कोई पूछ ले ब्लैक बाइल क्या होता है तो आप बता सकते हो कि 4 ह्यूमर में से एक ये भी फ्लूइड या ह्यूमर होता है। 1 of the 4 humors secreted by kidney and spleen in excess cause sadness और fever। तो ये ब्लैक बाइल कहाँ से आता है? किडनी से या स्प्लीन से आता है, और अगर ये एक्सेस में रिलीज हो जाए तो इससे फीवर हो जाता है। और इसको हम बोलते थे हिप्पोक्रेट की गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। हिप्पोक्रेट ने कौन सी हाइपोथेसिस दी थी? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। मतलब कि हमारी बॉडी अगर आज हेल्दी है या फिर नॉर्मली हेल्दी है तो वो इस ह्यूमर की वजह से है। फिर हम एक साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे, उन्होंने हिप्पोक्रेट जी को की थ्योरी को डिसअप्रूव किया था, गलत साबित कर दिया था। विलियम हार्वे ने सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी। ब्लड सर्कुलेशन या फिर ब्लड नाम के फ्लूइड की डिस्कवरी की थी। तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने थर्मोमीटर की हेल्प से बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया। तो उन्होंने देखा कि जितने भी इंडिविजुअल हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर तो 36-37 डिग्री सेल्सियस की रेंज में आ रहा है। इसका मतलब कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं नॉर्मली उनका बॉडी का टेम्परेचर तो सबका सेम है। या फिर हम फ़ारेनहीट में देखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। तो उन्होंने ये कहा कि ये कोई ऐसा ब्लैक बाइल का कंसेप्ट नहीं होता है कि ब्लैक बाइल ज़्यादा बनने से हमें फीवर होता है। सो थ्योरी ऑफ ब्लैक बाइल इज़ नॉट करेक्ट। ये विलियम हार्वे ने इसको डिस्प्रूव कर दिया था। फिर हमारे पास आता है हेल्थ क्या होती है? व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ जो होती है, हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ फिजिकल, सोशल एंड मेंटली वेल बीइंग। हेल्थ क्या होती है? ये हमारी फिजिकल स्टेट है जिसमें हम फिजिकली, सोशली और मेंटली वेल बीइंग चाहिए। अगर हम तीनों को एक्सप्लेन करें तो फिजिकली की क्या मतलब होता है कि हमें प्रॉपरली एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर जितने भी सिस्टम्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शनिंग करें, ये हमारा फिजिकल है। सोशली क्या है? सोशली है कि हमें अपने सोसाइटी में भी अच्छी तरह से पेश आना चाहिए या फिर अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए। और थर्ड वन है मेंटली। मेंटली कि हमारी विल पावर या फिर हमारे ब्रेन की पावर, मानसिक शक्ति थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ये भी हमारी एक हेल्थ का ही पार्ट है।
तो जिस आदमी में ये 3 चीज़ें पाई जाती है उसको ही हम हेल्दी बोल सकते हैं। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, सोशली एंड मेंटली वेल बीइंग। और ये WHO की स्टेटमेंट है या फिर डेफिनेशन है। उसके बाद हम देखते हैं कि हेल्थ हमारी कैसे इफ़ेक्टेड होती है, हाउ हेल्थ इज़ इफ़ेक्टेड। तो हेल्थ सबसे पहले जो इफ़ेक्ट होती है तो वो तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से होती है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो होते हैं जिसमें डिजीज़ हमारे मम्मी पापा से ही हमें मिल जाती है, या फिर किसी जीन्स वगैरह में डिफेक्ट आ जाता है, क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट आ जाते हैं, तो ऐसी डिजीज़ को हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती है जो किसी पैथोजन की वजह से होती है। पैथोजन क्या होता है? डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजन बोलते हैं, जिसमें बैक्टीरिया आ सकता है, वायरस आ सकता है, प्रोटोजोन्स आ सकते हैं। फिर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं? जो किसी फूड की कमी से होते हैं, या फिर वाटर, साफ पानी पीने से होते हैं, या फिर हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा नहीं है उससे होते हैं। ठीक है, ऐसे डिसऑर्डर्स को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। जैसे कि क्या है कि कोई आदमी फूड तो खा रहा है लेकिन उसमें प्रोटीन्स की अमाउंट कम है, तो उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और उसकी बॉडी में भी बहुत सारे फंक्शंस इम्पेयर हो जाएंगे। तो ऐसी डिजीज़ को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ या डिसऑर्डर्स। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन है कि हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करें। तो बहुत सिंपल चीज़ है, हम सब जानते हैं कि हमारी हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन खाना। अगर हम प्रॉपरली सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स टाइम पे लेते हैं तो हमारी बॉडी भी हेल्दी है। दूसरा है पर्सनल हाइजीन, मतलब कि पर्सनल तौर पे भी अपने आप को रिष्ट पुष्ट रखना या फिर साफ़ सुथरा रखना, ये पर्सनल हाइजीन है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अपने नेल्स वगैरह को प्रॉपरली कट करना, क्लीन करना। ठीक है, ये भी हमारी एक हेल्थ का ही पार्ट होते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज में हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसकी वजह से हम हेल्दी रह सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है अवेयरनेस अबाउट डिजीज़। हाँ, ये अच्छी चीज़ है, हमें किसी भी डिजीज़ के सिम्टम्स का पता होना चाहिए, कैसे फैलती है। ठीक है, अगर हमें सिम्टम्स का पता है, उसके फैलने के मेथड का पता है, तो हम उससे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। अगर हमें किसी डिजीज़ के फैलने का, उसके सिम्टम्स का पता नहीं है, तो हम अपनी हेल्थ को भी प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो अवेयरनेस एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, किसी भी डिजीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। वैक्सीनेशन, प्रॉपरली वैक्सीनेशन लगवाने चाहिए, वैक्सीनेशन भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। देखो, अगर हम किसी वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करते हैं या फिर ग्रो करते हैं जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो किसी भी वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करो, और अगर आप वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करोगे तो आपके जो वेक्टर्स हैं उनके ऊपर अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। अभी ये वेक्टर क्या होता है, देखो बेटा, वेक्टर हमारे पास जो टर्म है वो किस चीज़ को रेफ़र करती है कि जो डिजीज़ कॉजिंग, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मलेरिया होता है ना, मलेरिया वो प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। और ये प्लाज्मोडियम एक हेल्दी पर्सन से, मान के चलो कि हमारे पास 2 पर्सन्स हैं, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है। इस पर्सन को मलेरिया है और ये पर्सन हेल्दी है, तो क्या होगा, इस पर्सन के ब्लड में कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम पाया जा रहा है, तो जिसकी वजह से इसको मलेरिया है। तो क्या होगा, अभी इधर से मॉस्किटो कोई आएगा, मॉस्किटो आएगा, नॉर्मली ये जो मॉस्किटो होता है वो एनोफ्लीज मॉस्किटो होता है। ये क्या करेगा, इस आदमी का ब्लड सक करेगा
और चला जाएगा। जब इसने ब्लड सक किया तो वो अपने साथ ब्लड में क्या ले गया, प्लाज्मोडियम भी ले गया। और अभी ये मच्छर जाके इस आदमी, हेल्दी आदमी को बाइट करेगा और वो प्लाज्मोडियम इसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देगा। तो क्या ये प्लाज्मोडियम अपने आप वहाँ जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। तो इनको यहाँ से यहाँ जाने में किसने हेल्प की? इस गाड़ी ने की या फिर इस मच्छर ने की। तो ये मच्छर बन जाता है वेक्टर। वेक्टर होता है जो किसी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि फ्लाइज, घर में जो मक्खियाँ होती हैं वो गंदी जगह पे बैठती हैं और वहाँ से जम्स वगैरह को उठाती हैं, और अगर हम अपना फूड को प्रॉपरली कवर नहीं घर में करके रखते हैं तो उस फूड पे बैठेगी और वो जम्स उस फूड में छोड़ देगी, जिसको बाद में खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास व्हाट इज डिजीज। तो एनी फिजिकल चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट कॉज इम्पेयर्स हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि अगर हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग में नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग में कोई भी रुकावट आती है या कोई भी फिजिकल चेंज आता है तो उस चेंज को हम डिजीज़ बोल सकते हैं। तो डिजीज़ हमारे पास दो तरह की हो सकती है, इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती है? जो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट हो सकती है, उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। और जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट नहीं होती है उसको हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ की एग्जांपल है एड्स और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की एग्जांपल है डायबिटीज़। तो कुछ कॉमन डिजीज़ हैं ह्यूमन बींग्स में जो जिसके बारे में हमने पढ़ना है। तो देखो, डिजीज़ को कॉज करने वाले वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तो हमारे पास बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंजाई होती है, प्रोटोजोन्स होते हैं, हेलमिंथस होते हैं, जो डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में। तो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। और डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम पैथोलॉजी बोलते हैं, पैथोलॉजी बोल सकते हो, पैथोलॉजी बोलते हैं। सो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। सो पैथोजेंस कैन एंटर आर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। मतलब कि हमारी बॉडी में ये जो पैथोजन है वो किसी भी मेथड से एंट्री कर सकता है, और जैसे ही वो हमारी बॉडी में एंट्री करेगा तो हमारी बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटीज़ को, नॉर्मल फंक्शनिंग को इम्पेयर कर देगा, रुकावट में डाल देगा या ख़राब कर देगा। तो पैथोजेंस हैज़ कैपेबिलिटी टू अडेप्ट टू लाइफ इन द बॉडी। हाँ, मतलब कि जो पैथोजन होते हैं वो जैसे हमारी बॉडी में जाते हैं तो उनको हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट इफेक्ट नहीं करता है। पैथोजेंस में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो हमारे बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट के प्रति अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ जो बैक्टीरिया वगैरह से होती है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास टाइफॉइड। टाइफॉइड टाइफॉइड कॉमन डिजीज़ है, नॉर्मली सब आप लोगों ने नाम उसका सुना होगा। तो टाइफॉइड को कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। और टाइफॉइड के टेस्ट को हम बोलते हैं विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि आदमी को टाइफाइड है या नहीं है। तो टाइफॉइड में सिम्टम्स क्या होते हैं? हाई फीवर होता है, और हाई फीवर ये 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बॉडी में वीकनेस क्रिएट हो जाएगी, स्टमक पेन, पेट में बहुत दर्द होगी, और कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगा, और फिर हेडेक एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी। तो ये जो पैथोजन है ये हमारी बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट में चला जाता है, और ये हमारी बॉडी में जाता कैसे है? तो थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। हमें दूषित पानी या फिर दूषित खाना खाने से ये डिजीज़ हो सकती है। देखो बेटा, टाइफॉइड के लिए एक स्टोरी है, जैसे कि क्या है, हालांकि ये रियल स्टोरी है। देखो, एक लड़की थी मैरी मेलन। मैरी मेलन
उसका नॉर्मली दूसरा नाम या फिर निक नेम था वो टाइफॉइड मैरी भी था, टाइफॉइड मैरी में। और प्रोफेशनली ये कुक थी। टाइफॉइड कैरियर्स, और ये टाइफॉइड कैरियर का मतलब होता है कि ये ऑर्गेनिज्म या फिर ह्यूमन बीइंग्स में टाइफॉइड कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन ये उस ऑर्गेनिजम्स या फिर उस ह्यूमन बीइंग्स को इफेक्ट नहीं करता है। मतलब कि किसी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है जो टाइफॉइड कॉज करता है, लेकिन वो उस बॉडी को इफेक्ट नहीं करता है, उसको डिजीज नहीं करता है। तो ऐसे आदमी को हम बोलते हैं कैरियर। टाइफॉइड कैरियर हु कंटिन्यूड टू स्प्रेड टाइफॉइड टू सेवरल ईयर्स थ्रू फूड शी प्रिपेयर्ड। मतलब कि वो जो भी खाना बनाती थी और उसको सर्व करती थी, तो ऐसे सर्व करते करते वो टाइफाइड को भी एक्चुअली सर्व कर रही थी और लोगों में टाइफॉइड नाम की डिजीज़ को बढ़ा रही थी। तो ये सेवरल ईयर्स तक चलता रहा और बहुत सारे लोगों को उसकी वजह से टाइफॉइड हो गया। सेकंड जो हमारे पास डिजीज़ है वो है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नाम के बैक्टीरिया से होता है। तो इसके सिम्टम्स क्या है? तो फीवर, बुखार हो जाता है इसमें, चिल्स, ठंड लगती है, कफ, खांसी आती है, एंड हेडेक, सर दर्द होता है। ये इसके फीवर्स हैं। तो नोट में हमने क्या पढ़ना है कि इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। मतलब कि अगर इसका हम इलाज ना करवाएं तो जब ये थोड़ी घातक हो जाती है तो उस केस में हमारे लिप्स का या फिंगर्स का जो कलर होता है वो भी ब्लूइश कलर का हो जाता है, नीला पड़ जाता है। तो निमोनिया में होता क्या है? निमोनिया में क्या होता है कि हमारे जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होती है जिसमें हवा भरी होती है, उसके अंदर इन्फेक्शियस फ्लूइड फिल हो जाता है इस बैक्टीरिया की वजह से। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लंग्स के एल्वियोलाई में जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है, और जब इन्फेक्शन करता है तो वहाँ पे ये म्यूकस रिलीज करता है जिसको हम फ्लूइड बोलते हैं नॉर्मली। तो वो फ्लूइड क्या होता है, पूरे लंग्स में या एल्वियोलाई में भर जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। पर्सन अक्वायर्स इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स। हाँ, ये आदमी, जो आदमी इन्फेक्शियस है जिसमें ये निमोनिया है, वो दूसरे आदमी को कैसे स्प्रेड करता है? तो देखो, जब ये निमोनिया वाला आदमी छींकता है या खांसता है तो उसके माउथ में से ड्रॉपलेट्स निकलती हैं जिसमें वो बैक्टीरिया हो सकता है इन्वॉल्व होता है। तो जब वो ड्रॉपलेट्स हवा में सस्पेंडेड रहती हैं तो पास खड़ा कोई हेल्दी पर्सन जब सांस लेता है तो वो ड्रॉपलेट्स उसकी बॉडी में इनहेल हो जाती हैं, तो उसकी बॉडी में भी ये बैक्टीरिया घुस जाता है। तो ऐसे ये इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी तक जा सकती है। ऐसी इन्फेक्शन को हम बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या फिर ये ट्रांसमिट कैसे होती है? ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होती है इसकी, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। और भी कोई मेथड है इसके ट्रांसमिट होने का? तो ऑफ कोर्स है शेयरिंग ऑफ ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। जिस आदमी को निमोनिया है, अगर हम उसके साथ चीज़ों को शेयर करेंगे तो उससे हमारी बॉडी में भी निमोनिया के सिम्टम्स आ जाएंगे या फिर निमोनिया कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएगा। और बैक्टीरियल कोई डिजीज़, डिसेंट्री भी बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, प्लेग भी बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, और डिप्थीरिया भी बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। उसके बाद में हमारे पास